आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। पहले अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर बात करूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कुछ इस तरह लिखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स वो उस चीज की मेजरमेंट है कि जब भी किसी एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड पास हो, जितनी भी टोटल हो, उस मेजरमेंट को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि फर्ज करें ये आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि ज़ाहिर है किसी मैग्नेटिक फील्ड की होंगी जिसको मैं बी से डिनोट करता हूँ। जबकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है कि जब भी एक मैग्नेट के इर्द गिर्द एक ऐसी एक फील्ड, एक ऐसी जगह जिसके अंदर कोई और मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल आ जाए तो ये वाला मैग्नेट उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, तो उस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जबकि उन मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मदद लेते हैं, और यहाँ पर ये ग्रीन कलर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि इस एरिया से गुजर रही हैं। तो जितनी इस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है, उस चीज की मेजरमेंट को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको हम डिनोट करते हैं फाई के साथ। जबकि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया यानी एक एरिया से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, जिसको मैं अगर लिखूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इसको असल में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। जैसे अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं कि हमारे पास जो टोटल फ्लक्स गुजर रहा है किसी भी एरिया से यानी पर यूनिट एरिया, इस चीज को हम पे डिफाइन करते हैं क्या कि ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब पहले हम जरा मैग्नेटिक फ्लक्स को देखते हैं, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म और यूनिट देखते हैं, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को भी देखते हैं। अगर आप देखें तो इस एरिया से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि बी से हम शो करें, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो गुजर रही हैं। अब अगर आप देखें कि मैं क्या कहूं कि मैं अगर कहूं कि यार यहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो जाहिर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा गुजरेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कब ज़्यादा होंगी, जब जाहिर आपके पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड हो ये स्ट्रॉन्ग हो, यानी इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो। इसके साथ साथ ये जो एरिया है इसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। जाहिर है इस एरिया को मैंने इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर एरिया को रखा हुआ है, यानी 90 एंगल के ऊपर रखा हुआ है। जबकि इस एरिया को अगर मैं थोड़ा रोटेट करूं, यानी अगर आप देखें तो ये इसको अगर हॉरिजॉन्टल रखूं या इसको इस तरह तो एक एंगल के ऊपर रखूं, तब जाहिर है आपके पास ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पास होना है इस एरिया से, वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कोई लाइन नहीं पास हो रही, यहाँ पे देखिए थोड़ी कम हो रही है, जबकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो एरिया की ओरिएंटेशन है, ये जो एरिया है इसकी ओरिएंटेशन है, यानी इसका किस तरीके से इसको रखा जाए, किस एंगल के साथ रखा जाए, वो भी बहुत मैटर करता है। किसके साथ साथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के साथ साथ। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको मैथमेटिकली कुछ इस तरह बताया जाता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया। क्या मतलब है इस चीज का कि जब आप डॉट प्रोडक्ट लो, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है मैं बताता हूं, किसका किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड का जो कि आपके पास बी है, किसके साथ, एरिया के साथ, उसके साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट लो इसका, तब आपके पास जो है वो ये क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। जबकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है तो इसको फाई बी लिखा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एक होता है उसमें ई लिखते हैं। फिलहाल हमारा मौजू मैग्नेटिक फ्लक्स है तो उस पर बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डॉट प्रोडक्ट है। याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन होती है जिसमें दो वेक्टर अगर मल्टीप्लाई हों और आंसर स्केलर दे दे, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं आपके पास। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड जो है जो कि बी है, वो तो चले वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन है और उसकी कोई न कोई स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी। जबकि अगर आप देखें एरिया, एरिया अमूमन हम वेक्टर नहीं लेते, लेकिन चूंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एरिया की ओरिएंटेशन बहुत मैटर करती है, जो कि मैंने समझाया, तो इस वजह से उस चीज़ को सामने रखते हुए, उस ओरिएंटेशन को देखते हुए कि हम किस एंगल पे रखें, हमने क्या किया कि इस एरिया को भी एज अ वेक्टर कंसिडर किया। और इस वेक्टर को कंसिडर करते हुए क्या है
कि इस एरिया की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी ये मैग्नीट्यूड के लिए वो इस पूरे एरिया की आप कह लें जो एरिया की वैल्यू होगी जो कि हम अमूमन निकालते हैं लेंथ इनटू विड्थ करके, तो वो जो भी इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी वो इसका एरिया होगा, जबकि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस एरिया के परपेंडिकुलर होगी। जैसे अगर आप रेड लाइन को देखें तो ये इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर, यानी इसका इस एरिया के साथ क्या है, 90 एंगल है, जो कि इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर जो है वो फ्लक्स है। फ्लक्स एक बेसिकली जब ये दोनों वेक्टर मल्टीप्लाई होकर आंसर देते हैं, जो फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी हमें बस यही गर्ज है कि कितनी लाइंस गुजरी हैं। अच्छा, ज़्यादा गुजरी हैं तो इट मीन्स कि फ्लक्स जो है वो ज़्यादा है। किस तरफ ज़्यादा है किस तरफ कम है क्या डायरेक्शन है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये एंड पे आपके पास क्या है, एक स्केलर आप कह लें आंसर आता है। तो ये आपके पास क्या है, एक स्केलर जो कि आपके पास एक फ्लक्स है, जबकि ये दोनों वेक्टर्स हैं और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है। अब इसको अगर मैं ओपन करूं तो हमें पता है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट ओपन होता है तो आपके पास बी ए, यानी इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए की मैग्नीट्यूड, अब एरो नहीं लगाया इसका मतलब मैग्नीट्यूड है, जबकि डॉट प्रोडक्ट ओपन होता है तो साथ कॉज ऑफ थीटा आता है, जबकि ये जो एंगल है थीटा, कैसे है इसको अगर हम दिखाएं इस प्रॉपर एक जनरल तस्वीर के अंदर, इसके अंदर जो कि अभी थोड़ी देर पहले देखी थी कि एक एंगल के ऊपर रखा है। अब अगर आप देखें तो ये एरिया थोड़ा सा एक एंगल के ऊपर है, इसके परपेंडिकुलर लाइन ये बी है, सॉरी ये एरिया वेक्टर है, जो कि ये आपके पास एरिया वेक्टर हो गया। जबकि आप देखें तो ये जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो कि इस साइड पे है, जबकि ये एरिया वेक्टर। अगर आप देखें तो ये बी इस तरफ है, ए इस तरफ है, तो ये आपके पास जो एंगल है ये किस किस के दरमियान है, बी और ए के दरमियान नहीं है, इस बिल्कुल ए के और बी के दरमियान है। तो ये आपके पास क्या है कि ये वो वाला एंगल है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कॉस थीटा आ रहा है, और कॉस थीटा का मतलब, इसको अगर आप इस चीज़ को मतलब डायग्राम से देखें तो ये एरिया है, और इसके अगर मैं देखूं तो आपके पास ये जो एरिया का अगर मैं इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर दूं तो एक हिस्सा ये कंपोनेंट आता है, जबकि जो दूसरा है वो आपके पास आता है ये वाला। तो जब भी हम देखते हैं तो ये एंगल के सामने वाला साइन होता है, साइन वाला कंपोनेंट होता है, यानी ये ए साइन थीटा है, जबकि ये वाला जो है जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ये वाला आपके पास क्या है, कॉस थीटा है। क्या कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट हम ले रहे हैं, साइन वाला नहीं लेते। क्यों नहीं लेते आगे हम देखेंगे जब हम इस एरिया वेक्टर की सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स को मिनिमम और मैक्सिमम देखेंगे इसको। तो इसको वैसे समझा भी देता हूँ कि फर्ज करें अगर हम साइन वाला लें तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एरिया है वो हॉरिजॉन्टल पड़ा है और इसका ये कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर ये वाला है। अगर आप देखें तो अगर एरिया यूं पड़ा होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी यूं गुजरें तो एरिया यूं पड़ा है, बेशक एरिया वेक्टर इस साइड पे है जो कि परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, लेकिन चूंकि एरिया हॉरिजॉन्टल है तो एरिया हॉरिजॉन्टल होने के साथ साथ अगर आप देखें तो कोई भी लाइन नहीं गुजर रही, इस वजह से हम ये वाला कंपोनेंट नहीं लेते, जबकि ये वाला लेते हैं जो कि ये कॉज वाला है। इसके साथ साथ इसको हम मैथमेटिकली देखें तो वो डॉट प्रोडक्ट की वजह से भी आता है, लेकिन ये इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन थी। अगर हम इसके यूनिट पे बात करें कि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, तो आपके पास ये जो बी है ये अगर हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। बी की अगर हम बात करें जो कि मैग्नेटिक फील्ड है, ये बेसिकली इसका जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला, जिसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं, जबकि एरिया का हम सबको पता है कि यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है, फ्लक्स का यूनिट एक तो आ गया टेस्ला मीटर स्क्वायर, जबकि कॉस थीटा को देखें तो वो एक एंगल है, उसका कोई यूनिट नहीं होता। इसके साथ साथ अगर हम टेस्ला की बात करें तो हमें पता है कि जो टेस्ला का यूनिट होता है वो, अगर हम एक कंडक्टर से, जब आप एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस के ऊपर एक फोर्स लगती है और वो फोर्स होती है आई एल बी। तो ये आई एल बी से अगर हम बी की वैल्यू लिखें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, करंट का यूनिट होता है एम्पेयर जो कि नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, जबकि लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो ये बी का जो यूनिट आ गया जो कि टेस्ला के बराबर होता है, तो वो आ गया न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो इस टेस्ला की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डालूँ इसकी यूनिट की, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और ये मीटर स्क्वायर इधर है तो ये मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो गया एक, तो ये आपके पास न्यूटन पर एम्पेयर और साथ मीटर आ गया ऊपर।
अब ये वाला जो यूनिट है ये बेसिकली बराबर होता है 1, या आप कह लें ये बराबर होता है किसके, वेबर के। और वेबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल बी से, जो कि हम इसको अगर लिखें तो इसको हम यूं करके लिखते हैं, ये क्या है, वेबर। तो ये आप कह लें कि ये असल में यूनिट है किसका, फ्लक्स का, वेबर। जबकि एक और यूनिट है न्यूटन मीटर पर आपके पास एम्पेयर, जबकि टेस्ला मीटर स्क्वायर भी है। यानी यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला वेबर जो है वो बराबर है किसके, इसके। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि ये बराबर है किसके पास, किसके, सॉरी, इसके, टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है, या आप कह लें कि हम वेबर को डिफाइन कुछ इस तरह करते हैं कि जब क्या हो, एक टेस्ला की फील्ड हो, 1 टेस्ला की फील्ड हो, और वो एक एरिया से पास हो। कौन से एरिया से, जिसकी आपके पास उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या हो, वो 1 मीटर स्क्वायर हो। तो इसका मतलब कि उस एरिया से जो मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरा है वो कितना है, 1 वेबर। अब अगर हम क्या करें, मैग्नेटिक फ्लक्स के फार्मूले को सामने रख के मैक्सिमम फ्लक्स देखें कि सबसे ज़्यादा फ्लक्स कब गुजरेगा, तो जाहिर है आपके पास बी तो आपने एक फिक्स किया होगा, मैग्नेटिक फील्ड ए भी फिक्स किया होगा। अब ये जो एंगल है इसके ऊपर डिपेंड करता है, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, 1, या और -1 से 1 पे होती है। और 1 वैल्यू कब हासिल होती है, जब कॉस में जो एंगल की वैल्यू हो वो क्या हो, 0 हो। मतलब क्या, कि अगर हम इसको मतलब एक डायग्राम से देखें कि 0 एंगल का मतलब क्या है, कि मतलब ये है कि जो बी और ए के दरमियान एंगल क्या हो, वो 0 हो। आपके पास ग्रीन जो लाइन है ये बी की है, एरिया, ये जो एरिया है इसका एरिया वेक्टर जो है इसके परपेंडिकुलर जो कि ये वाला है, तो ये भी आपके पास इसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है। अगर आप दोनों को देखें, ये बी और ए के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, वो तो है ही नहीं, 0 है। दोनों एक ही डायरेक्शन में सेम है, तो ये एंगल 0 होने की वजह से हम इसी फॉर्मूला के अंदर यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू डालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, वो आपके पास क्या आ जाएगी, वो 1 आ जाएगी। जो कि हम कैलकुलेटर से भी देख लेते हैं, जो कि ये आपके पास 0 है, और ये हम कॉस ले लें इसका, तो ये 1 आंसर। जबकि अगर हम क्या करें कि मिनिमम फ्लक्स की बात करें, मिनिमम फ्लक्स का मतलब क्या, कि जब फ्लक्स की वैल्यू सबसे कम हो, यानी 0 हो। 0 कब होगी, इसको एनालाइज करने के लिए आप देखें, या तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही ना हो ना, मतलब फील्ड ही ना हो तब मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है, या फिर एरिया ही ना हो, यानी कोई एरिया हो ही ना हो, उसकी वैल्यू ही ना हो, तो आपके पास वो 0 है। तीसरी चीज़ क्या है, कॉज ऑफ थीटा 0 हो। अब कॉज ऑफ जो थीटा है ये कब 0 होता है, कौन से एंगल पे होता है, ये असल में 90 के एंगल पे होता है। वेरीफाई करने के लिए हम इसको कैलकुलेटर पे 90 और इसका कॉज लेते हैं, तो ये 0। अब 90 का मतलब क्या है, इसको अगर हम डायग्राम में देखें तो आपके पास अगर एरिया यूं हो और एरिया वेक्टर ज़ाहिर है यूं करके होगा, तो ये एरिया वेक्टर ऊपर है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ गुजर रही हैं, तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 90। तो फ्लक्स 0 है, और फ्लक्स 0 होने का मतलब कि कोई भी लाइन नहीं गुजरी, और अगर आप देखें तो वाकई में कोई नहीं गुजरी, और कोई नहीं गुजरी इसका मतलब फ्लक्स जो है वो 0 है। कब, एंगल 90 के ऊपर। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ ये कि जो साइन की जो, सॉरी, कॉस की जो माइनस वैल्यू है ना 1, वो भी होती है, और वो कब होती है, एंगल 180 के ऊपर। तो 180 के ऊपर फर्ज करें जब आंसर आ गया तो वो -1 आ गया। अब माइनस का मतलब क्या है, कि आपके पास एरिया वेक्टर अब उस तरफ नहीं इस तरफ है, जबकि आप कह लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उधर हैं, एरिया वेक्टर उस तरफ है, तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ज़्यादा हैं, तो वो मैक्सिमम ही गुजर रही हैं, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। बस वो माइनस का मतलब कि डायरेक्शन ऑपोजिट है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की। इसके साथ साथ इस फ्लक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास ये जो एरिया जिसके अक्रॉस हम लाइंस गुजार रहे हैं, और इसके साथ साथ ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये थ्रू आउट सेम रहता है। मतलब क्या, कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे अगर आप एरिया देखें तो एरिया जो है वो हर वक्त जो है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। चले ये तो हमने अभी ये पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए लिया ना, लेकिन असल में तो इस तरफ थी, ये इस तरफ होगी, इसी तरीके से इस तरफ है हर वक्त। यानी एरिया जो है, एरिया वेक्टर वो तब्दील नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा इस पूरे एरिया के दौरान। जबकि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, वो यूनिफॉर्म है। लेकिन फर्ज करें आपके पास एक कर्व सरफेस हो, कर्व सरफेस से क्या होगा कि यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी एरिया वेक्टर की, क्योंकि परपेंडिकुलर ये बनेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर यू बनेगा। तो इस एरिया के अंदर जहाँ पे एरिया वेक्टर तब्दील होगा, या आप कह लो कि मैग्नेटिक फील्ड भी तब्दील हो सकती है, तो वहाँ पर हम ये वाले फार्मूलाज या ये वाला फार्मूला नहीं लगाते।
ये उस वक्त तक वैलिड है जब बी भी यूनिफॉर्म हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म हो और एरिया भी यूनिफॉर्म हो, तब्दील ना हो। लास्ट में बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर, जो कि हमने शुरू में ही देखी थी कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है जब मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया हो। तो बेसिकली इसको अगर हम यूनिट इसका देखें तो यूनिट बेसिकली क्या है, इसको बाय द वे रिप्रेजेंट किया जाता है बी के साथ, और इसका यूनिट अगर आप देखें तो आपके पास टेस्ला मीटर स्क्वायर जो है वो यूनिट है किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का, जो कि यहाँ पे हमने देखा था ये। और नीचे क्या है, एरिया है, तो नीचे एरिया का जो यूनिट है वो क्या है, वो मीटर स्क्वायर है। तो ये मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर से कैंसिल होकर जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, यानी कि एक एरिया से कितना फ्लक्स गुजर रहा है पर यूनिट एरिया, क्या है वो, तो वो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका यूनिट क्या है, टेस्ला। सॉरी, किस चीज़ का यूनिट, टेस्ला, टेस्ला है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। तो आज हमने मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर बात की।